अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम एक ऐसा टॉपिक फिर से लेके आए हैं व्हिच इज़ अ कॉमन डिसीज़। लेकिन हमें अक्सर समझ नहीं आता कि इसकी डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करें। हम बिल्कुल ट्रायल एंड एरर वाली बेसिस पे चल रहे होते हैं। तो आज हम इसको बाय फैक्ट बाय रिसर्च देखते हैं कि न्यूट्रिशनली कैसे जो है हम फीवर की केयर कर सकते हैं, और एक ऐसा इशू है जो हमें हर कुछ अरसे बाद डील करना पड़ ही रहा होता है, या खुद की उसमें या फिर घर वालों की उसमें। तो आज हम सीखते हैं और पढ़ते हैं कि हाउ डू वी डील विद दिस, और ये होता क्यों है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अच्छा, फीवर को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि इट्स एन एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज। मतलब आपकी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है विच इज़ 37 डिग्रीज, और उससे अगर ऊपर हो जाता है तो क्या होता है, उसको हम फीवर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसका इस तरह भी कह सकते हैं कि एक आउटकम है जो कि निकलता किस वजह से, जब आपकी इम्बैलेंस हो हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड द हीट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। मतलब इनपुट और आउटपुट में एक इम्बैलेंस आ जाता है, उस वजह से फीवर हम उसे कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम जब भी टेम्परेचर वगैरह अपना देखते हैं तो ये हमारा बेसिक होता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम उसे फ़ीवर कहते हैं, और अगर कम होता है तो हम कहते हैं कि हाइपोथर्मिया हो रहा है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो आज के केस में फ़ीवर डिस्कस करें तो हम इसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फ़ीवर। अच्छा, फ़ीवर को ना क्लासिफ़ाई भी कर सकते हैं किससे, कि जिस तरह कितना लंबा अरसा वो चलते हैं और कितना उसका टेम्परेचर हाई जा सकता है। ठीक है, तो सेवेरिटी के बेस पे हम देखेंगे, लो ग्रेड फ़ीवर हम उसे कहते हैं जो 100.5 से 102 तक जाए। ठीक है, फ़ारेनहाइट में, और 38 से 39 तक जाए सेंटीग्रेड में। ठीक है, मॉडरेट फ़ीवर हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना 102 बुखार हो रहा है, ये बढ़ना शुरू हो गया है, ज़्यादा चला जाएगा। जब 100 की रेंज में होता है, मतलब शुरू में 100 101 हम कहते हैं चलो इतना नहीं है, ठीक है। जब इस तरह इस रेंज में है तो हम कहते हैं ज़्यादा हो गया, वो होता है ना परेशानी वाली बात हो जाती है स्टार्ट। फिर उसके बाद आता है 104 से 106। अच्छा, ये बहुत हाई फ़ीवर यहाँ में चला जाता है। ठीक है, इसमें यही कहते हैं कि बंदे को अक्सर मतलब इतना गर्म हो रहा होता है, उसको होश नहीं आ रहा होता ठीक से, और वो वाले सारे सिम्पटम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है कि हाइपर पायरेक्सिया। ये बहुत डेंजरस स्टेट होती है। ठीक है, इसमें बहुत हाई फ़ीवर होता है, एंड इसमें आपको अक्सर केसेस में डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, मतलब इस तरह खुद इस चीज़ को ट्रीट नहीं करना चाहिए। हाइट से कि हाई फीवर भी होता है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएँ। बिल्कुल लो ग्रेड फीवर है, चलें घर में बंदा कर लेता है मैनेजमेंट, लेकिन हाई और हाइपरपेरेक्सिया का कोई मतलब आपने रिस्क नहीं लेना होता है, ऑलवेज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, लेंथ ऑफ टाइम से भी इसको मेजर किया जा सकता है, मतलब हाउ लॉन्ग इट लास्ट। ठीक है, एक्यूट हम उसे कहेंगे जो 7 दिन से कम में ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये मोस्टली घर पे जो बुखार वगैरह होता है सबको यही होता है, सब कहते हैं कि उसका कोर्स पूरा होगा, हफ़्ता निकलना पड़ेगा, तो ये एक्यूट फीवर ही होता है। ठीक है, अब सब एक्यूट वो होता है जो 14 दिन तक आपका चले। ठीक है, 2 हफ्तों तक चले। उसके बाद आपका आएगा क्रॉनिक या परसिस्टेंट, मतलब आपका फीवर नहीं खत्म हो रहा, 14 दिन तक चले जा रहा है। अच्छा, ये ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सुबह हुआ शाम को, लेकिन हुए जा रहा है, दिन में आपको 1-2 दफ़ा फीवर ज़रूर हो रहा है। ठीक है, फीवर दैट एक्सिस्ट फॉर डेज़ और वीक्स विद नो एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको इतना लंबा-लंबा अरसा चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है, तो उसे कहते हैं फीवर्स ऑफ अनडिटरमाइंड ओरिजिन, मतलब आपको नहीं अभी तक उसका समझ ही नहीं आया क्या रीज़न है, और वो हमेशा डायग्नोसिस के थ्रू ही निकलता है, फॉर व्हिच यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। ठीक है। अच्छा, अब सिम्पटम्स आ गए फीवर के। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इसमें आपको देखें कॉमन है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अक्सर कहते हैं बुखार उतर रहा है तो पसीना आता है, बुखार चढ़ेगा तो ठंड लगती है, तो उसमें शिवरिंग भी है, हेडेक होता है, सर में अक्सर भारी-भारी हो रहा होता है, घबराहट सी हो रही होती है। ठीक है, आपका जिस्म दर्द कर रहा होता है, मसल में पेन हो रहा होता है, भूख नहीं लग रही होती है आपको, बिल्कुल भी अजीब-सी तबीयत हो रही होती है, अक्सर नौसिया भी हो रहा होता है साथ, डिहाइड्रेशन, होंठ सारे सूखे हुए होंगे, ऐसे ही अपना पानी की कमी, जनरल वीकनेस, आपको कमज़ोरी हो रही होगी शदीद, कि जिसमें ऐसा लगता है टूट रहा है, थकन हो रही है। ठीक हो गया। जब हाई फ़ीवर के ना कुछ स्पेसिफ़िक ये सिम्पटम्स, जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि हम कहते हैं बंदे को होश नहीं आ रहा और ये वो। इसमें देखिए सबसे पहला हैलुसिनेशन। अच्छा, हैलुसिनेशन होता है कि जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आपकी रियलिटी क्या है, और या फिर आप ख्वाब देख रहे हो या क्या हो रहा है, मतलब वो आपको मिक्स होता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि असल में क्या चल रहा है और आप खुद क्या इमेजिन कर रहे हो। मतलब वो उसको हम कहते हैं हैलुसिनेशंस। ये कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन में ये है कि आपको वही बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बस आप लेटे हुए और कोई तंग हो रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल ये नहीं समझ आ रहा कि आस-पास क्या हो रहा है, और वो उलझन हो रही है ये वो। ठीक है? नेक्स्ट इज़ इरिटेबिलिटी। ज़ाहिर है अब इतना मसला हो रहा है तो आप तंग हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट है कन्वल्शन। कन्वल्शन होता है, मेडिकल कंडीशन कहते हैं, इसमें आपको ना बॉडी ना मसल रिलैक्स भी कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है रिपीटेडली, तो इससे आपको क्या होता है कि आपको झटका सा लग रहा होता है। ठीक है? रिपीटेडली देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, तो इससे बॉडी के थोड़े अनकंट्रोल्ड से एक्शन हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि झटका लग रहा है, ऐसा सीजर टाइप फीलिंग आती है। ठीक है? तो कन्वल्शन जो है ना उसमें सीजर के उसमें भी ज़रा कह सकते हैं सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है, लेकिन बुखार में ज़ाहिर है वो एपिलेप्सी वाला सीजर तो नहीं होता, तो बस आपको उसमें झटका सा लग रहा होता है, अनकंट्रोल्ड सी बॉडी की मूवमेंट होती है, नहीं समझ आ रहा होता क्या हो रहा है। ठीक है? और इसमें भी लास्ट में डिहाइड्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट है ये ना मेटाबॉलिज़्म मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि हमारी बॉडी की नीड्स कितनी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? फीवर में जो है ना, जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई जाता है ना और ड्यूरेशन, तो उतना आपका ना मेटाबॉलिक रेट जो है ना इंक्रीज़ होता है। जितना आपका 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ना बुखार का, तो आपको मेटाबॉलिक रेट में 13% जो है ना उतना ही बढ़ जाएगा।
ठीक हो गया। और अगर आप फ़ारेनहाइट के हिसाब से कर रहे हैं तो 1 फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो 7% जो है ना आपका 1 डिग्री के साथ बढ़ जाएगा। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप रेस्टलेसनेस की स्टेट में होते हो, आपको आराम एंड सुकून नहीं आ रहा होता उस तरह, और इसकी वजह से जो है ना आपका कैलोरीज़ नीड्स भी इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है? जब भी आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो आपकी कैलोरीज़ नीड्स भी इंक्रीज़ होती हैं। अच्छा, जब कैलोरीज़ नीड्स इंक्रीज़ होंगी, ज़ाहिर है बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर्स वगैरह और आपके फैट के टिश्यूज़ के स्टोर्स जो होते हैं जिनको हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से वो स्टोर्स भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। प्रोटीन का इंक्रीज़ कैटाबॉलिज़्म होता है, मतलब उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा होता है, स्पेशली ये ना टाइफाइड और मलेरिया के उसमें होता है, और इसकी वजह से किडनीज़ पे भी एक्स्ट्रा एक बर्डन आ जाता है। बॉडी से पानी का लॉस हो रहा होता है, एक तो आपको पसीना आ रहा है, ठीक है? और बार-बार आप देखिए वॉशरूम भी आपको जाना पड़ रहा होता है, स्वेटिंग भी हो रही है और बहुत सारा ना पानी का लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका सोडियम और पोटेशियम भी लॉस होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसमें आते हैं कि हम डाइट में इसमें कर क्या सकते हैं, ठीक है? हम फीवर में अगर एक प्रॉपर डाइट फ़ॉलो करें ना, तो वो आपकी सिर्फ़ कंडीशन को बेहतर नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी को भी स्ट्रेंथ देगा। अच्छा, अब ये कैसे करना है? अच्छा, अब ये आप माइंड में रखिए, ज़ाहिर है जब आपका फीवर बहुत हाई ग्रेड है, तब आपको इस तरह खाना आप खा नहीं सकते हो ठीक से, ठीक है? तब आप उसी पे डॉक्टर पे डिपेंड करेंगे कि वो आपको क्या कह रहा है। जब तक आपका फीवर थोड़ा कम नहीं हो जाता, जब तक आपको थोड़ा कहते हैं ना आपको होश आ जाता है, आप नॉर्मली अपनी बॉ सारी मूवमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हो। ज़ाहिर है कन्वल्जन्स में, सीज़र की हालत में, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट में कभी भी आपको जो है ना खाना इतना देते नहीं है, क्योंकि वो या तो आप वॉमिट कर देते हो उससे, या फिर वो अंदर जाता ही नहीं है और उल्टा choking के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो उस केस में आपने हमेशा डॉक्टर की बात फ़ॉलो करनी है। ये हम मोस्टली तब करेंगे जब हमारा मॉडरेट टू लो फीवर होगा, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि आप हाई फीवर से थोड़ा ट्रांज़िशन कर रहे हैं, कम हो गया, जब आपको समझ आ रहे हैं सब कुछ क्या आस-पास चल रहा है, आपको थोड़ी बहुत भूख की महसूस होना शुरू की, उस केस में हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले इसमें फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो है ना आपकी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होंगे, ठीक है? और ये आपका ना फ्रीक्वेंटली आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? पहले 2 से 3 दिन जो है आपको बार-बार कोई ना कोई फ्लूइड इनटेक रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है और सोडियम, पोटेशियम भी साथ-साथ लॉस हो रहा होता है। आपको यूरिन का भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होगा, तो मतलब बार-बार जाना पड़ रहा होगा, तो उस वजह से जो है ना आपने पानी अच्छा लेना है, ठीक है? और सिर्फ पानी नहीं, आपने इसमें मिल्क लेना है, आपने ग्लूकोज़ वाटर लेना है, ठीक है? ये बहुत सारे ग्लूकोज़ वाटर आते हैं, आप कोई भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप्स वगैरह लेने हैं, ठीक है? सूप्स, क्लियर सूप्स कोशिश करें लें शुरू के दिनों में। फ्रूट जूसेस और वाटर, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो तबीयत उस तरह हो रही, तो ओआरएस वगैरह भी दे देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इज़ कैलोरीज़। आपका जब टेम्परेचर देखिए हाई होता जा रहा है ना, तो आपकी कैलोरी की इंटेक जो है ना 50% से भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है? कि कोई फिक्स उसकी नहीं है डेट, ये एक ऐसी एक अज़्यूम कर सकते हैं हम कि इतनी ज़्यादा जो है ना बढ़ी जा रही है उसकी रिक्वायरमेंट। तो अब इसमें अब क्या होगा, जब आपका फ़ीवर का पीक होगा ना, तो आपको एक हाई कैलोरी डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म मैंने जैसा बताया था उतना ही फ़ास्ट होता जा रहा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज़, ठीक है? क्योंकि वो सबसे जल्दी कहना चाहिए कि रेडिली एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा आपकी ब्लड स्ट्रीम में, और वो ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि स्टार्च, सीरियल ग्रेन्स, इसको जो है ना ग्रूल की फॉर्म में कुकिंग करके या पुडिंग की फॉर्म में पेशेंट्स को दिया जाता है। ग्रूल होता है क्या? ग्रूल ना एक बहुत सॉफ्ट सा आप कह लें, जैसे आप सूप पीते हैं ना, उससे आपका थोड़ा सॉलिड फॉर्म में ना उसको ग्रूल आ जाता है। आप दलिए की कंसिस्टेंसी इमेजिन करें ना, उसको कहते हैं। जब आप ज़्यादा सारी ग्रेन्स वगैरह को साथ कुक करके आप लेते हैं ना, तो उसको हम ग्रूल कहते हैं, ठीक है? पुडिंग की फॉर्म में भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, फैट्स जो है ना, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, फ्राइड फूड्स, ये सिर्फ फीवर के शुरू में ना ज़रा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी डाइजेशन थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आपको ऐसी हैवी चीज़ लेंगे, आपको भूख ही नहीं लगेगी आगे, और आपको आगे फिर डाइजेशन में मसला होगा। तो हमारी सबसे पहले नीड्स ये होती है कि हम जो इंटेंस जो कैलोरिक हमें ज़रूरत है ना, उसको पूरा करें, और वो किस तरह होगी, शुरू में हम ग्लूकोज़ ज़्यादा लेंगे, फिर उसके प्रोटीन, ठीक है? और वैसे भी प्रोटीन इनटेक भी हमें ज़्यादा इसलिए करनी होती है, क्योंकि इन केस अगर बॉडी में ज़ाहिर है फ़ीवर हो रहा है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है अंदर, तो उसको भी कवर करने के लिए जो है ना हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? बॉडी टिश्यूज़ ख़राब हो रहे हैं, तो उनकी रिपेयरमेंट के लिए एसिड बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके प्रोपोर्शंस, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड बैलेंस, ये सब प्रोटीन जो है ना बहुत अच्छे से करती है, तो उसको भी आपके साथ-साथ लेके चलना है। ठीक है, अब इसमें ये है कि आगे बात हो रही है प्रोटीन इनटेक में, ये कि डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपका टिश्यू प्रोटीन्स लूज़ हो रहे होते हैं ड्यूरिंग फीवर, ठीक है? प्रोटीन आपकी जो है हाई क्वालिटी होनी चाहिए और ईज़िली डाइजेस्टिव होनी चाहिए, जिसमें दूध आ जाता है, ठीक है? दूध आप आराम से डाइजेस्ट कर लेते हो, अंडा आप आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो, और मूँग दाल इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आप ना लेंटिल का सूप बना सकते हो, और वो आपको ना थोड़ा ईज़ी हो जाता है लेने में, क्योंकि अगर आप गोश्त वगैरह लेना शुरू करें तो उस समय खाने में बहुत मुश्किल होती है। और इसमें साइड बाय साइड ये है कि आप चिकन का सूप वगैरह भी बना के ले सकते हैं, ठीक है? हाई प्रोटीन बेवरेज जो है वो भी हम प्रेफ़र करवाते हैं रेगुलर मील में। जब हाई प्रोटीन बेवरेज क्या होता है, अगर आप मतलब ईज़िली डाइजेस्ट करो तो मिल्क शेक वगैरह भी दे सकते हैं। बाकी ये है कि अगर इंक्रीज़ नीड्स हैं और मतलब नहीं समझ आ रहा, तो हम कहते हैं कि इंश्योर वगैरह या कोई और प्रोटीन सप्लीमेंट, सॉरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है ना वो भी स्टार्ट करवा सकते हैं, लिक्विड के उसमें साथ-साथ। अच्छा, विटामिन्स मिनरल्स का ये है कि फ़ीवर इंक्रीज़ में ज़ाहिर है सब कुछ
मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ है, सब कुछ आपका लॉस हो रहा है बॉडी से, पॉसिबली वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह भी हो सकता है हो, तो वो सारी जो है ना रिक्वायरमेंट्स उनको उससे बढ़ के ना रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है? विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, विटामिन बी, ई, सी, ये सारे जो है ना ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? नट्स एंड सीड्स जो है वो विटामिन ई के बेस्ट सोर्सेज़ है। अच्छा ये ऐसा है कि आपने 2-3 दिन जब आपका फ़ीवर होता है ना, उसके बाद जब आप थोड़ा बेहतर फ़ील कर रहे होते हैं, उस टाइम आपने लेनी, ठीक है? शुरू के उसमें नहीं लेनी, जब आपका बहुत सीवियर फ़ीवर हो रहा होगा। जब इसमें आलमंड, हेज़लनट्स, पीनट्स, सारे नट्स वगैरह जो और सीड्स इसमें जो है ना बहुत अच्छी विटामिन ई और सी की ना क्वांटिटीज़ होती है, तो वहाँ पर हमसे उसको ले सकते हैं। और इसमें ना आपने एकदम से ज़्यादा नहीं लेना, छोटी-छोटी क्वांटिटी 2 से 3 घंटे बाद जो है ना आप इसमें कंज़्यूम कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ डाइट की मैंने एंड में स्लाइड बना दी है, जिसे समराइज़ कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है, ठीक है? हमें हाई कैलोरिक डाइट चाहिए, हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स, ठीक है? और जिसमें हाई फ्लूइड भी हो। फैट हमारे पास लो होना चाहिए, फाइबर लो होना चाहिए ताकि डाइजेस्ट आराम से हो जाए। अच्छा ब्लैंड डाइट क्या होती है? जिसमें जो है आपने मसाले-शसाले तेज़ नहीं डालने, ठीक है? बिल्कुल हल्की लाइट सी जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए, आपके स्टमक को डिस्टर्ब ना करे। हार्ड तेज़ होता है ना तो आपको क्लियर फ्लूइड डाइट देते हैं, जिसमें हमारे पास पानी, जूस, यखनी, ग्रीन टी ये सब चीज़ें होती हैं और उसके बाद हम फुल फ्लूइड देते हैं, जिसमें आप दूध वगैरह भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ी क्या कह सकते हैं बिल्कुल पतला-सा कस्टर्ड वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना सॉफ्ट डाइट आ जाती है जिसके अंदर हम खिचड़ी, खीर, कस्टर्ड, दही ये सब चीज़ें जो है ना इसमें देते हैं, ठीक है? मतलब सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ना वो ज़ाहिर है वो हाई कैलोरी डिमांड इस तरह पूरी नहीं कर सकती। तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही पेशेंट आपको लगे ना इम्प्रूव हो रहा है, आप उसकी डाइट फ़ौरन अच्छी करना शुरू कर दें, ठीक है? और लिक्विड डाइट्स जो हैं उसमें ये है कि आपका ना इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाती है। तो आपने जो है ना फ्लूइड की रिक्वायरमेंट को भी अच्छा रखना है साथ-साथ, ठीक है? और बॉडी में देखिए ज़ाहिर है इन्फ्लेमेशन चल रही है, इन्फेक्शन चल रहा है, ज़ाहिर है फ़ीवर है। तो आपने फाइबर और स्पाइसेस ना बहुत कम रखनी है। फाइबर तो बिल्कुल लो रखें और स्पाइसेस आप कोशिश करें कि नमक, काली मिर्च के अलावा और कुछ भी ना डालें उसमें। क्योंकि अगर आपके स्टमक में इरिटेशन शुरू होगी तो एक साथ नया मसला शुरू हो जाता है। तो उसका हमें ध्यान करना है, कुछ दिनों की परहेज़ की बात होती है, उसके बाद जो है ना फिर ठीक हो जाता है इंसान, वैसी चीज़ें वैसे खा सकता है। तो जब भी मतलब बीमारी में इस तरह आपने ना हमेशा ये चीज़ करनी होती है कि स्पाइसेस को ना सबसे कम रखा करें। कोशिश किया करें ना ही स्पेशली पेट के मसलों में, इन्फेक्शन वाले मसलों में, तो बिल्कुल ही ना इसको अवॉइड किया करें। ठीक है, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है लेकिन अब मैंने ये देखा है कि मतलब हम लोग सब अपने टोटके वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं इसको पूरा करने में। तो उससे बेहतर है कि आप इसके समझें कि डिज़ीज़ है क्या और उसके बारे में सीखें और उससे उससे आप जो है ना इसे घर पे मैनेजमेंट करें। ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।